वेलकम टू आवर न्यू चैनल बच्चे और पाठशाला। इस चैनल पे आपको 5वीं से लेकर 10वीं तक के महाराष्ट्र बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस बेल दबा लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो आज का जो ये वीडियो मैंने बनाया है 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी का सब्जेक्ट है, लेसन नंबर 13 हिरवगार झाडासारखे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करने की, ताकि आपको मराठी समझने और पढ़ने में आसानी हो। अक्सर ऐसा होता है, हमें मराठी रीडिंग तो आती है मगर हम उस मराठी के अक्षरों का, शब्दों का मतलब नहीं जानते। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और अपने यार को शेयर करें ताकि आपको भी इस पढ़ाई का मज़ा मिले और आपके दोस्तों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज लोपिस इस कविता के कवि हैं। इनकी पैदाइश 1950 से लेके 2005 तक इन्होंने अपनी लाइफ जी और 2005 में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। तो चलिए कवि के बारे में कुछ हम जानते हैं। ये जो कवि थे जॉर्ज लोपिस अत्यंत संवेदनशील कवि थे। मतलब इनकी जो पोएम्स हैं वो हमें बड़ी संवेदन वाली कविताओं के बारे में बताते थे। ये सत्य कथा या अंकातून त्यांची काही कविता प्रसिद्ध झाल्यात। इनकी बहुत सारी कथाएं सत्य के ऊपर आधारित हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से इनकी कुछ कविताओं का नाम है रक्तात भिनलेल्या कविता, पूर्ण झाले आहे, ये इनका कविता संग्रह प्रसिद्ध है। कविता का संदर्भ ये है कि इस कविता में हमें जॉर्ज लोपिस जी ने ये बताया, झाडांची सहनशीलता, दारिद्र्य, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कवितेले केले आहे। मतलब इस कविता में हमें कवि ने ये बताया है कि झाड़ कितने सहनशील होते हैं, कितने दायित्व होते हैं, कितने दयालु होते हैं और वो काम करने में कभी भी रुकते नहीं हैं। वो अपने आप को कठिन मतलब कठिन अपने आप को तकलीफ़ दे के अपने आप को रोपण करते हैं, बढ़ाते हैं और लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, बलिदान दे देते हैं। आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बाळगत आहेत। अगर हमें भी एक खुशी भरा जीवन जीना हो तो हमें इन झाड़ के जैसा, इन झाड़ की लाइफस्टाइल को हमें अपनाना पड़ेगा। झाडासारखे हिरवीगार ताजे, झाड़ कैसा हरा भरा रहता है वैसे ही आप भी खुशहाल रहें, प्रफुल्लित राहावे, हमेशा खुश रहें, असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिले है। ऐसे ही संदेश, ऐसे ही मैसेज हमें कवि ने इस कविता में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। झाड़ बसते ध्यानास्थ ऋषि सारखा मौन व्रत। ये जो झाड़ होते हैं ये एक मौन व्रत रखते हैं, जैसा एक ऋषि रहता है अपने आप को तपस्या करते वक्त। ऋषि सारखा मतलब ऋषि होते थे ना पुराने ज़माने में, जो मुनि होते थे जो भगवान के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे और वो ऐसे मौन व्रत रखते कि उनको कुछ भी कोई बोल के चला जाए मगर वो उनकी उन बातों का बुरा नहीं मानते थे। तो यही कवि भी हमें बोल रहा है कि जैसे झाड़ ऋषि सारखा मौन व्रत रखता है वैसे हमें भी अपने दिल में मौन व्रत रखना चाहिए। धारण करुण तपश्चर्या करता, कैसे वो मौन व्रत करके अपनी लाइफ तपस्या में भगवान के लिए लीन कर देते हैं, उसी तरीके से झाड़ भी है। तीसरी लाइन में ये बोला है पक्षी झाडांचे कुडीच नसतात। तीसरी लाइन में लेखक ने ये बोला है कि पक्षी झाड़ के कुछ नहीं लगते हैं, उनको झाड़ से कोई मतलब नहीं है।
तरीही झाड त्यांचे असतात, मगर पक्षी झाड़ के नहीं है, मगर झाड़ पक्षी का है। मूळावर घाव घातला तरी झाड़ मुकुट सहन करते। मूळावर मतलब यहाँ पे उसने अपने झाड़ के जड़ों की बातें की है कि झाड़ के जड़ कैसे ज़मीन में जाते वक्त अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, मगर ऊपर एक सहन करने का मुकुट, सहन करने का मुकुट मतलब वो अपने आप को सारी तकलीफ़ों को झेल कर वो अपने सर पे एक मुकुट धारण करते हैं, ताकि उनकी नीचे की तकलीफ़, मूड़ावर की तकलीफ़, उनकी जड़ों की तकलीफ़ वो अपने चेहरों पे नहीं आने देते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये था कि आप भी, आपको अगर किसी से हर्ट हुआ हो, किसी से तकलीफ़ हो, तो वो उसे आप जाहिर मत करो, खुशी खुशी उसको क्या करो, उसके साथ ऐसा ही बिहेव करो जिस तरीके से झाड़ करता है। झाडाच्या पानावरून वाह्याचे पानावर अलगद उतरा दावांचे टोपरतन। झाड़ के पत्ते और किताबों के पत्ते एक दवा की बूंदें टूट कर गिरती हैं। दवा मतलब यहाँ दवात की बात किया है। झाडाकडे टक लावून पहिले तर शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग। जैसे हमारे शरीर में लाल रंग का खून बहता है, उसी तरीके से झाड़ में हरे रंग का खून उनके लाल खून में बन जाता है, जिससे जीवन में नए नए खिले फूल की तरह ताज़ा जीवन जीता है। शरीर भर विरगड़तो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवागर। यही बात अभी मैंने बताई आपको कि शरीर का रंग उनका हिरवा होता है, तो उनका शरीर का रक्त भी हिरवा होता है। आयुष्यात होत नुकताच खुडलेला फुलासारखे टवटवीत। झाडाचे बाहू सरसवलवले असतात मुसाफिरांना केवळ घेण्यासाठी। वो यात्रियों की स्वागत, यहाँ पे मुसाफिर मतलब है यात्री, जो सफ़र करके कहीं से आते हैं, तो उनको ठंडक वहीं मिलती है जहाँ पे पेड़ों की छाया होती है। तो यात्रियों के स्वागत के लिए ये जो झाड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को क्या करते हैं, फैला देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, झाड़ाचे बाहू मतलब झाड़ाचे बाहू मतलब उनकी टहनियाँ, उनकी बाहू है ना, भुजाएँ हैं उनकी, वो उनके लिए फैला देते हैं। पान झड़ी नंतर झाड़ पुनः नवीन वस्त्र धारण करता है। वो अपने पान झड़ी नंतर मतलब कि वो अपने पत्तों को झाड़ देता है, और फिर जब उसके अंदर नए पत्ते जब आते हैं तो ऐसा लगता है उसने एक नया कपड़ा, नया वस्त्र धारण कर, वस्त्र मतलब कपड़ा, धारण मतलब पहना है, ऐसा लगता है कि उसने नया कपड़ा पहना है। नव्या नवरी सारखा मतलब नई दुल्हन जैसा। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीर भर पालवी। जब पेड़ उगता है या बढ़ता है तो उसमें जो बैठे हुए जो बर्ड्स होते हैं, देखो लिखा हुआ है, पक्ष्यांचे मंजूर नादात झाडांचेही जीवनच एक संत गाणे दाळलेले असते। जब पेड़ बढ़ता है या और बड़ा होता है, उसमें पक्षियों का एक बसेरा आके बस जाता है, जो सुबह पहली सवेरे की धूप में वो पक्षियों की मधुर ध्वनि से शरीर का पूरा, झाड़ का पूरा शरीर उनकी किलबिलियों से गूंज जाता है, और वो पेड़ के लिए बहुत अत्यंत एक वो होता है, मतलब उसको बोलते हैं ना बच्चों कि उसके लिए बड़ा एक सुकूनदायक पल होता है। ऐसे हमें भी अपने जीवन में लोग हमें कितना भी कुछ कहें या हमें कुछ वैल्यू ना दें, मगर याद रखें हमें उनके लिए एक वैल्यू बना के रखनी है। हम उनके लिए अपना वही सुखदायी जीवन रखें जिस तरीके से झाड़ ने लोगों को दिया हुआ है। हसवा कसा सरसकत्या पानासारखा, मूडवा मुरव कस्तर। झाड़ासारखा घट पाय रोहित, पत्तों की तरह कैसे मुस्कुराना चाहिए, उसकी जड़ें कैसे ज़मीन के अंदर जाने के बाद अपने आप को मजबूत करके अपने ऊपर का हिस्सा खड़ा रखना चाहिए। अपने पेड़ का ऊपर का हिस्सा से तना हो गया उसकी झाड़ की पत्तियाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ों की अगर जड़ जितनी मजबूत रहेगी, पेड़ उतना ऊपर क्या रहेगा, मजबूत। उसी तरीके से हमें भी अपने अंदर के दिल को मजबूत करना चाहिए और लोगों के लिए एक अच्छा बिहेव करके रखना चाहिए। जागवा का सतर हिरवागार झाड़ सारखा, अगर आपको जीना हो तो वो हिरवागार झाड़ सारखा एक हरे भरे पेड़ के जैसा जियो,
रोजांच्या चिंतन करावा कस तरह झाड़ सारखा। रोज के जैसा अगर आप चिंता करोगे तो क्या होगा कि कैसे एक वक्त पे झाड़ भी सूख जाता है, वैसे आप भी क्या हो जाओगे, मायूस हो जाओगे। तो ज़िंदगी जियो बच्चों झाड़ सारखा। तो इस पोयम में, इस कविता में लेखक ने हमें कवि ने हमें यही बताया है, जॉर्ज लोपिस ने, कि अपनी ज़िंदगी एक हिरवा झाड़ सारखा है। मैंने बोला ना, एक पहली मैंने लाइन पढ़ी थी, अत्यंत संवेदनशील कवि। ये जो जॉर्ज लोपिस थे, ये बड़ी संवेदनशील, मतलब लोगों को झिझोर देने वाली कविताओं को लिखते थे। इनकी कविताएं बड़ी संवेदनशील होती थी। तो बच्चों यही था हमारा हिरवा घाड़ झाड़ सार का। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो में मुझे बोलने में या मेरे बोलने में या मेरे शब्दों में अगर कोई कमियां हो गई हो तो प्लीज़ उस कमियों को मुझे मैसेज करें, ताकि मेरे अंदर एक मुझे अंदर से एक पावर मिले कि हाँ, कि मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं लेके आया हूँ। अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम धीरे धीरे आगे के और सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यारों में भी इसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत हमने यहाँ से की है, क्योंकि मराठी जब मैं भी पढ़ता था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मराठी पढ़ने में। मैंने भी 10वीं दिया, तब मुझे समझ में आया कि मराठी का जो एक बेस होता है, कि जिसका अगर बेसिक अच्छा हो वो आगे जाके मराठी बहुत अच्छा करता है। क्योंकि मुझे पता है कि हम मराठी पढ़ तो लेते हैं, मगर जब हमें पैराग्राफ से क्वेश्चन ढूंढने को रहता है या हमें उसका मतलब नहीं, हमें आता तो सब है, जब हमें कोई एक्सप्लेन करता है, हमारे सर टीचर्स हमें एक्सप्लेन करते हैं तो हम बड़े ईजिली से उसको सीख जाते हैं। मगर अगर हमें समझ में नहीं आता है मराठी, जब हम खुद वहाँ पे पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं, तो बच्चों मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इन सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं इनका मैं आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग्स भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक इजी स्टेप्स हो जाए मराठी को पढ़ने के लिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इस पोएम को खुद पढ़ें, खुद इसको एक बार रीड करें, इसकी मीनिंग्स को क्या करें, मार्क करके याद करें। क्योंकि प्रैक्टिस ही तुमको क्या होगा, बेस्ट बनाएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए वो बेहतर है। क्योंकि अभी 1 मार्च 2013 का जो बोर्ड का रिजल्ट 1 मार्च को डिक्लेयर होने वाला है, कि आपका एग्ज़ाम मे बी मार्च से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास वक्त नहीं है। नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 4 मंथ्स हैं खाली नियर बाय। तो प्लीज़ बी प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें, लगातार करते रहें। एक सम को, दो सम्स को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, उसे आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको जब वो पेपर बोर्ड्स के आए तो आप कोई भी चीज़ों को भूलें ना, और आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मैंने कल ही पढ़ी है। अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो पेपर कैसे लिखा जाता है बोर्ड में, मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा, आपके साथ वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में मार्क्स स्कोर करने के लिए एक आइडिया दे दूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। बाय बाय। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।